Okay, so let's welcome Subhasji Kanhare from Pune. So let's all welcome. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you, Subhasji, for coming. Thank you. बहुत बढ़िया है. थैंक यू मैडम, थैंक यू. आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी. ओके, तो सुभाष जी थोड़े दिन पहले मुझे मिले थे पूना में. उनके शेयरिंग बहुत मजे आए उस दिन. आई वाज फीलिंग सो नाइस लिसनिंग टू हिम. सो लेट अस हियर फ्रॉम सुभाष जी. सुभाष जी, आप कितने टाइम से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? जब से आप मिला था, जब से मैं आपसे मिला था. हाँ जी, जब मैं आपसे मिला था फरवरी 22 में, मतलब 1 साल हो गया. 1 साल से नहीं, तब से जब बेसिक सिखाता मैं एक्चुअली हूँ, तो ये आप कुछ 4-5 महीने से ही. बहुत बढ़िया है. ठीक है, तो आपने अभी ये जो ग्रेजुएशन मैजिक बुक की है? नहीं सर, अभी शुरू किया हूँ जो अश्विन मुंजाल जी के साथ. परफेक्ट, ओके, ठीक है. तो आपकी जिंदगी में क्या क्या जादू है, कुछ बताएंगे हमें? हाँ सर, मेरे बारे में जो बताना चाहूंगा कि पहले ये मुझे मालूम तो नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा ही मैं कुछ करता था, लेकिन पटरी से भटक गया था बहुत लंबा. फिर आपसे मिलने के बाद फिर ट्रैक पे ट्रेन आ गई, तो उसी के बारे में मैं आज कुछ बोलना चाहूंगा. और आपने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद. तो मैं शुरू करता हूँ सर. सबसे पहले हाँ, देवदूत राजन सर, मंजू मैडम, आचार्य जी, निखिल गुप्ता जी और मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम. मैंने राजन सर को देवदूत की उपाधि से इसलिए नवाजा क्योंकि क्या होता है कि भगवान हम सबसे बहुत प्यार करते हैं. जो भी इस ग्रुप में है सभी प्रभु के बहुत प्यारे हैं, लेकिन सब हम भटक जाते हैं अपने मंजिलों से. जो अपने सपने होते हैं, तो उसको रास्ते कौन दिखाएगा? उसके लिए गुरु ही होता है. तो गुरु होता तो सॉरी सर. हेलो नंदू, मैं फोन करूँ बाद में? हेलो, आधे घंटे बाद करता हूँ. सॉरी सर, वो मेरे छोटे भाई का यूएस से कॉल आ गया, उसको बताना. तो मैं सर को, राजन सर को देवदूत की उपाधि से इसलिए नवाजा क्योंकि हम सब प्रभु के प्यारे हैं जो इस ग्रुप में है, लेकिन हमारे सबके सपने हैं बहुत सारे, और वो हमें कैसे अपने सपने को अचीव करना, वो हमें रास्ता मालूम नहीं था. तो ऐसे समय में प्रभु ने देवदूत बना के राजन सर को यहाँ भेजे, जो हमें हमारे सपनों को प्राप्त करने के लिए हमें मार्ग दिखा रहे हैं. और बहुत सारे लोगों ने उनके सपने, उनके ड्रीम्स बहुत सारे अचीव भी किए, लेकिन उन जर्नी में मैं भी अभी शामिल हुआ. तो थैंक यू राजन सर. और मेरी जो जर्नी है और जो मेरे जर्नी में आया हूँ वो फेथ पे बेस्ड है. इसके पहले जर्नी के पहले कि मैं अपने कुछ शेयर करना चाहूँगा जो फेथ और बिलीव पे बेस्ड है. और मेरा फेथ और बिलीव जो मेरा बचपन से था, वो एक ग्रंथ है जो तुलसीदास जी ने लिखे थे, रामचरितमानस. तो मैं आज्ञा चाहूंगा कि उससे 2 प्रसंग मैं प्रस्तुत करूं. एक तो है प्रसंग जो लक्ष्मण जी को शक्ति मार देते मेघनाद, तो वहां मूर्छित हो जाते हो, और डॉक्टर सुशांत का कहते हैं कि उनको बचा तभी सकते हैं जब संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत से लाई जाए, और जो सूर्योदय के पहले तक लाना है. तो ऐसे समय में ये काम दिया जाता हनुमान जी को. हनुमान जी चल पड़ते अपने मिशन पे, और वहां से संजीवनी बूटी लेके आ भी जाते पहाड़ उठा के, लेकिन वो हवाई मार्ग से आते रहते. तो हवाई मार्ग मतलब अयोध्या के ऊपर से. तो भरत जी उनको तीर मारते कि ये कौन व्यक्ति जा रहा हो मेरे राज्य के ऊपर से. तो तीर में भी भगवान प्रभु का नाम रहता है, राम राम राम, और हनुमान जी भी राम राम जपते हुए जाते रहते हैं. तो हनुमान जी सोचते हैं कौन मुझे तीर मारा है जिसमें प्रभु राम का नाम लिखा हुआ है. तो वो नीचे उतर जाते वहीं पर. वो अयोध्या भूमि होती है. अब अयोध्या को भरत जी से मिलते, भरत जी उन्हें बताते या हनुमान जी उन्हें बताते कि लक्ष्मण जी के साथ ऐसे ऐसे हुआ, वहां युद्ध चल रहा है और मुझे वहां पहुंचना है. तो ऐसे समय में सभी वहां व्याकुल हो जाते हैं अयोध्या में, और सब सैड हो जाते हैं, रोना धोना शुरू हो जाता है. ऐसे में कौशल्या मैया कहती है कि हे हनुमान, तो राम से कहना कि अगर लक्ष्मण को नहीं बचा पाए तो इस धरती पे कदम मत रखना अयोध्या की. तो सुमित्रा देवी कहती है कि नहीं नहीं लक्ष्मण, हनुमान जी तुम दीदी का कहना मत मानना, उनसे कहना कि वापिस आ जाना अगर लक्ष्मण नहीं बचे तब भी,
क्योंकि मेरा दूसरा बेटा शत्रुघ्न उनकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित है। ये सब इतना सैड इन्फॉर्मेशन चलती रहती है, इन्वायरमेंट बहुत सैड है, और एक वहाँ देवी रहती है जो मुस्कुराते रहती है। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होता है, मैं इतनी बुरी खबर सुना रहा हूँ कि मैं सूर्योदय तक नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, और ये नारी है कि मुस्कुरा रही है। तो भरत जी से पूछते ये कौन है, वहां खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। कहते ये उसी लक्ष्मण की धर्म पत्नी उर्मिला है। कहते ठीक है, उर्मिला जी के पास जाते। कहते मैं जो कुछ भी यहाँ सुनाया प्रसंग वहां युद्ध का, वो आपने सुना? बोले हाँ बहुत अच्छी तरह सुना। क्यों? तो बोले आपको कुछ दुख नहीं हुआ, आपको मतलब कुछ फील नहीं हुआ, फीलिंग नहीं है आपकी? मुझे सूर्योदय के पहले मैं नहीं पहुंचा तो वहां क्या अंजाम होगा? तो उर्मिला जी उनसे कहती है कि हे वीर हनुमान, लगता है आप बहुत थक गए हो, आप 3-4 दिन चाहो तो यह विश्रांति ले सकते हो अयोध्या में। बोले आप क्या बोल रहे हो, क्या आपको अपने पति से प्यार नहीं है? ऐसा हनुमान जी कहते। तो उर्मिला जी कहती है नहीं हनुमान जी, वैसी बात नहीं है। बोले जब तक तुम संजीवनी बूटी लेके वहां पहुंचोगे नहीं और ट्रीटमेंट होगा नहीं, तब तक सूर्योदय होगा ही नहीं। तो आप चाहो तो यह विश्रांति ले सकते हो। तो ये था फेथ जो मैं बचपन से लिया था। दूसरा उससे छोटा सा प्रसंग है, जब वीर प्रभु राम जटायु से मिलते हैं और जटायु का वध करते हैं रावण। तो वीर गति को प्राप्त होते हैं जटायु, पर वीर गति को प्राण त्यागने से पहले प्रभु राम से कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी गोद में प्राण त्याग कर रहा हूँ, तो मुझे ऊपर तो आपके पिताश्री मिलेंगे देवलोक में, क्योंकि मैं भी देवलोक में जाऊंगा। तो उनको बता दूं कि वो पूछेंगे तू कैसे आया ऊपर, तो मैं बता दूं कि कैसे किसने मारा मुझे। बोले नहीं जटायु जी, आप कुछ भी बहाना बना लेना, लेकिन ये सत्य मत बताना। बोले बट क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि बोले मैं खुद रावण का वध करूंगा, और रावण से पिताजी जब पूछेंगे कि तू यहाँ कैसे आया, तब वो खुद अपने मुंह से बताएंगे कि मैंने तुम्हारी बहू को हर लिया था, तो तुम्हारे बेटे ने मेरा वध किया। तो उनको खुशी होगी इस बात की। मतलब वहां पर भी फेथ की अभी पता चला नहीं है, लेकिन वो बता रहे कि मैं उसको मारूंगा, वो खुद स्वर्ग जाके पिताजी को ये बताएंगे। तो ये 2 इंसिडेंट मैंने बचपन में रामचरितमानस से पढ़ा था। तो यहाँ से इसी बेस पे मेरा फेथ, जिसको हम बिलीव कहते हैं, वो जनरेट हुआ। और मैं अपने विलेज से छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट प्लेस जो है वहां पढ़ने गया। जब मैं 11th में था तब मुझे एक लड़की ने पूछा था कि तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं टीचर बनूंगा। तो बोले टीचर, जो कुछ नहीं करता वो टीचर बनता है, ऐसा उस लड़की ने कहा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं टीचर बनूंगा। अब मुझे ज्यादा ऑप्शन मालूम ही नहीं थे, सच ये था। क्यों? बोले तुम इंजीनियर नहीं बनना चाहोगे? अब आप सामने सच बताओ तो मुझे इंजीनियर का मीनिंग नहीं मालूम था कि इंजीनियर होता क्या है, क्योंकि मैं जिस स्कूल में छिंदवाड़ा में पढ़ता था, मथुरा प्रसाद उच्चतर नगर पालिका महाविद्यालय, वहां से कोई भी इंजीनियर नहीं बना था। तो मैंने कहा इंजीनियर क्या होता है? तो बोले जैसे डॉक्टर होता है वैसे इंजीनियर होता है। तो मुझे याद है उस दिन 11th में मैंने लिख दिया था एक बुक पे, नोटबुक पे, मैं इंजीनियर बनूंगा। अब उसको कभी भी जब भी हमेशा पढ़ते रहता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कि इंजीनियर कुछ तो होता है, मैं बनूंगा। अब मैं 12th में पहुंचा और इंजीनियरिंग की एग्जाम दी। अब इंजीनियरिंग के एग्जाम में क्या हुआ कि बहुत पीछे रैंक आई। पीछे रैंक आने से क्या हुआ कि मुझे डिप्लोमा में भोपाल में सिविल में डिप्लोमा में एडमिशन मिला। अब मैं भोपाल आता हूँ, सिविल में डिप्लोमा में एडमिशन लेता हूँ। तो वहाँ क्या होता है, रैगिंग के दौरान कुछ लोग मुझे रात को बुलाते हैं, और उसी दौरान मेरी सिस्टर की मैरिज होती है और जीजाजी भोपाल में रहते हैं, तो उनके यहाँ रुका हुआ था। तो एडमिशन लिया तो कुछ लोग आए जो रैगिंग जो कर लेने, और वो लेके मुझे वहां से निकाल के झाड़ियों में ले गए और धुलाई शुरू अपनी वहां पर। अब मैं क्या करता, वो लोग 4 लोग थे। अब 4 लोगों फिल्मों में सनी देओल मार सकता है, मैं तो नहीं कर सका ऐसा। और वो मैं चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। तो वहां से व्यक्ति जो एक बाइक पे गुजर रहा था, उसने मेरी आवाज सुनी और मुझे वहां से बचाया और बोले बैठ पीछे, चल मेरे साथ। तो वो कहीं जा रहा था, तो जहां वो गया उसके डेस्टिनेशन में एक दाढ़ी वाला आदमी शाल लपेटे हुए था, और ये बंदा जो जिसने मुझे बचाया उसको भैया बोल रहा था। तो बोले भैया ने पूछा उनके कि ये कौन है? तो बोले कुछ नहीं, इसको कुछ लोग मार रहे थे, बचाओ बचाओ चिल्लाया, तो इसको मैंने बचाया और इसको ले आया इधर, अब छोड़ देता हूँ इसके घर पे जहाँ ये। तो बोले तू कौन है, कहाँ से आया? मैंने बताया सर मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, यहाँ अभी भी 2 दिन पहले डिप्लोमा में एडमिशन लिया, कुछ लड़के थे तो पता नहीं वो कौन थे। तो जिसने मुझे बचाया उससे वो दाढ़ी वाले ने पूछा कि तुम जानते हो? बोले हाँ, उन 4 में से एक को तो जानता हूँ। तो ठीक है, बोले चारों के हाथ पैर टूट के कल एडमिट होना चाहिए हॉस्पिटल में, और मुझे रिपोर्ट करो कल शाम।
मैंने कहा भाई तो फिल्मों जैसा हो गया, तो गुंडागर्दी मतलब हाथ पैर टूट जाने चाहिए। फिर तो बोले एक काम कर, तू कल से ये डिप्लोमा छोड़ दे और यहाँ पर कोचिंग करने आ जा मेरे पास। मैं नेक्स्ट डे गया, वहाँ लोगों से पूछा कोचिंग करने, तो बुला लिया यहाँ पर दाढ़ी वाले ने। पर इनकी फी क्या है, तो वहाँ लड़कों ने बताया 300 रुपीज पर मंथ एक सब्जेक्ट की। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से लिया तो 900। मैंने भैया, मेरे बड़े भैया जो मेरे, जिनको मैं अपना सब कुछ समझता हूँ, उनसे फोन बात की कि भैया ऐसा ऐसा है। तो बोले एक काम कर, इतने पैसे छोड़ दे, तू डिप्लोमा में छोड़ दे, इंजीनियर बनना भी छोड़ दे, यहाँ के बीएससी में एडमिशन ले, चुपचाप आ जाए यहाँ पर, समझे क्या। अब मैं गया दूसरे दिन दाढ़ी वाले के पास, मैंने कहा सर ऐसा है कि मैं छिंदवाड़ा वापस जा रहा हूँ, डिप्लोमा भी छोड़ रहा हूँ, बीएससी के लिए बुलाया है मुझे। तो उन्होंने एक थप्पड़ मारे, पता नहीं वो जोर से मारे थे धीरे से, अभी याद नहीं है, पर एक थप्पड़ मारे उन्होंने, दाढ़ी वाले ने। बोले तेरे से किसने मांगा, बोला कि मैं तुझसे पैसे लूंगा। मैंने कहा सर वो लड़कों से पूछा कि 300 रुपये आपकी फी है, तो 3 सब्जेक्ट 900 रुपये हुई। और तो थप्पड़ मारने के बाद कहते कि नहीं, मैं तेरे से कोई फी नहीं लूंगा, और तू आएगा कैसे। बोले साइकिल ले जा मेरी, वो 3rd फ्लोर पे रहते थे, उन्होंने अपनी साइकिल अपने सर्वेंट बोला कि वहाँ एक लड़का था, बोले नीचे साइकिल ले जाओ, बोले ये साइकिल से तू आया करना, और तू अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है तो तेरे 4 साल का खर्चा बीई का मैं दूंगा। फिर होता ही हो कि फिर मैं अच्छी टॉप 200 में आता हूँ। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट बोलते हैं मध्य प्रदेश में उसको, पीईटी। तो मैं टॉप 200 में, तो मेरे वो गुरुदेव थे जिस समय अभी राजहंस सर है, तो वो साहब थे दाढ़ी वाले, उन्होंने कहा तू इलेक्ट्रॉनिक्स में ले, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में एडमिशन। तो इस तरह से मैं वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, और 4 साल का खर्चा, वो दाढ़ी वाले का नाम बता दूं, मिस्टर हिमांशु जोशी। अब ये कहानी मेरी हुई, क्योंकि मैं वो लिखा था, मैंने, मुझे याद है ये बुक तो अभी पढ़ा, लेकिन उस समय मैंने लिखा था मैं इंजीनियर बनूंगा, और उसको हमेशा वो मन में, मैं तो पढ़ते रहता था उस सेंटेंस को। अब ये फेथ मेरा वो बहुत जाग गया, रामायण का जो था, रामायण का रेफरेंस में। तो मैंने उनको बताया कि मेरा छोटा भाई उसी समय 10th पास हुआ था, और मेरे भाई का जो जिसका अभी फोन आया था यूएस से, उसका परसेंटेज था 40.5, 40.5% उसका 10th का था। मैंने कहा भैया से कि इसको मैं, ये भी इंजीनियर बनेगा। बोले इसको 2+2 नहीं आता, वो 40% पे पास हुआ है, और तू, और मैथ्स में और साइंस में उसका 30% है, बाउंड्री पे ये ग्रेस मिला है 5 मार्क्स का, तब वो पास हुआ है। और तू कह रहा साइंस दिलवाएगा, उसको साइंस देगा भी कौन। पहली बात तो 40% में कोई साइंस इंडिया में मिलता है क्या, मतलब अगर मिल गया तो, बोले मिल गया तो कभी 12th 11th पास नहीं हो पाएगा लाइफ में। मैंने कहा मुझ पे छोड़ दो। तो मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि तू विश्वास कर कि तू कर सकता है, ये तू कर सकता है, अभी तक कुछ नहीं किया लेकिन तू कर सकता है। तो इस तरह से घर में डिस्प्यूट होने के, भैया से आर्गुमेंट हुआ, उसने 11th में उसको मैंने एक जंगल में एक ऐसे गाँव में जहाँ पर मैथ्स में उसको एडमिशन मिल गया। उसके बाद उसका लाइफ में पहली बार 40 के ऊपर 48% बना, और वो 48% उसी समय मैं भोपाल में था, बीई फर्स्ट ईयर में। मैंने उन मिस्टर हिमांशु जोशी से कहा सर मेरा भाई है, उसको मैथ से दिलवाया हूँ, और ऐसे ऐसा है कि उसका क्या कर, परिवार के बारे में जब पूछा तो बोले यार कितना परसेंट था 10th में। मेरे कहा सर 40%। बोले उसको यहाँ ले आ, जिंदगी में पहली बार एक गधा मिला है। बोले अभी तक मेरे पास जो पढ़ने आए वो तो सब घोड़े होते थे, और घोड़े क्या, घोड़े निकल जाते आगे। बोले उसमें कभी मेरे को अपने गर्व महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा था तब भी वो इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता उनका। पर पहली ऐसे गधे की तलाश में था जो बोले पहली बार मिला कि 10th में 40%, तो उसको ले आ। मैंने कहा सर पर यहाँ एडमिशन कैसे होगा। बोले मेरे ऊपर छोड़ दे, तू उसको भोपाल ले आ पहले तो टीसी निकाल के। मैं छिंदवाड़ा गया, टीसी निकाल के लाया, और वही विजुअलाइज करवाया कि तू कर सकता है, वो तू कर सकता है। उसने पीईटी अच्छे रैंक के साथ निकाला, बीई कंप्यूटर में किया यूएस में, जिसका भी फोन आया था। अब ये उसके बाद मैं बीई में जाता हूँ, तो अब ये विजुअलाइजेशन की जो है, जो सर ने, राजन साहब ने जो बताया, वो इम्प्लीमेंट किया था अनजाने में। अब मैं बीई फाइनल ईयर में हूँ, और गेट का 7th सेमेस्टर हमारा, और गेट का एग्जाम देना है। तो मैंने मेरे दोस्त से कहा कि यार गेट का मैं गेट निकालूंगा। बोले नहीं तू कैसे निकालेगा, 500 का फॉर्म आता है, तेरा बीई का खर्चा तो वो दे रहे। और आपको बता दूं मेरे छोटे भाई का बीई का 4 ईयर का खर्चा भी उन्हीं महाशय दाढ़ी वाले मिस्टर हिमांशु जोशी जी ने दिया। अब मेरे दोस्त ने कहा भाई तू, एक तो गेट उसी का क्लियर हुआ है, यहाँ तक कि अपने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल की हिस्ट्री ये कहती है कि जो टॉप 5 में आए उन्हीं में से कोई किसी एक ने गेट को क्रैक किया है, और तू लास्ट 5 में आता है। तो ये 500 रुपए तू कहाँ से, 500 रुपए लेके तू फॉर्म भरेगा, तेरे 500 रुपए वेस्ट जाएंगे। तो फॉर्म भरे मत, हम भी नहीं भरते, तू भी मत भरे, काहे लिए गेट के पीछे लग रहा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, अगर मैं गेट दूंगा
उन्होंने ये भी कहा तेरे पास ना बुक्स है, ना उसके कोचिंग्स होती है गेट की, ना उसके तेरे पास नोट्स है, तू कैसे पास करेगा। मैंने कहा वो मैं नहीं जानता, मैं गेट का फॉर्म भरूंगा, एग्जाम दूंगा और ब्रह्मदेव आसमान से ब्रह्मदेव स्कोर कार्ड भेजेंगे और मुझे एनआईटी भोपाल में एडमिशन चाहिए। क्योंकि मैंने वहां ये विजुअलाइज किया था कि अगर मेरा एमटेक में एडमिशन हो जाता है तो 2500 रुपीज मुझे गवर्नमेंट देगी, जिससे मैं 1000 रुपए खुद रखूंगा और 1500 अपने ब्रदर को दूंगा। ये रेगुलर विजुअलाइज करता था मैं। सोते समय, उठते समय, मुझे नहाते समय, हर पल मुझे एक ही चीज दिखती थी, मेरा गेट क्लियर हुआ, एनआईटी भोपाल में मुझे एडमिशन मिला। अब फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने गया। एग्जाम के समय वो 2 घंटे का एग्जाम होता है, वहां पर मैं गिर पड़ा, मतलब बेहोश हो गया वहीं पर, जहां सीट पे बैठने के बाद। पता नहीं क्या हुआ था, जो भी इंसिडेंट हुआ। फिर थोड़ी देर बाद होश आया, बैठा। अब रोना भी आ रहा था, एग्जाम भी देना था। अब उसके एक दिन पहले क्या होता है एग्जाम के, कि मैं अपने दोस्त विभोर गुप्ता के यहाँ पढ़ रहा था। वो सोया हुआ था, मैं पढ़ रहा था। तो रात के 1 बजे थे, सुबह गेट का एग्जाम है। रात को उसको मैंने जगाया, मैंने कहा देख यार, ये कम्युनिकेशन बुक का एक टिपिकल क्वेश्चन है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो उठना यार, तेरे को समझाऊंगा तो मुझे समझ में आएगा। तो उठ के बैठ गया बिस्तर से। मैंने उसको समझाया कि ऐसा 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 है ये। उन दिनों में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे गेट में, मतलब अभी ऑब्जेक्टिव आते, उस समय सब्जेक्टिव होते थे। तो विभोर गुप्ता जागा, उसको पूरा समझाया। और मेरे साथ जो भी, मैं आधा घंटे तक मैं अनकॉन्शियस रहा, मतलब कुछ लिख नहीं पाया। लेकिन वो 120 मिनट से 90 मिनट पूरा होश में था। फिर जो देखा, लिखना शुरू किया, तो वो जो भी क्वेश्चन आए सब मुझसे बनते थे अधिकतर। और जो रात को जो बताया था मैंने विभोर गुप्ता के यहाँ, वो 10 मार्क्स का विथ सेम डेटा। कहते गेट में कभी भी क्वेश्चन आज तक रिपीट नहीं हुआ और किसी बुक्स का नहीं रहा है। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा था कि मैंने जो पढ़ा विथ डेटा वही था, मुझे आंसर भी याद था। और विभोर गुप्ता का भी उसी एनआईटी भोपाल में सेंटर था हमारा, और वो भी उसी हॉल में था। मेरी तरफ देखता है कि यार ये तो इसका वही क्वेश्चन आ गया, उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो नींद में था। और मैं उसको समझा रहा था, तो समझाते एक्चुअली मैं खुद को समझा रहा था। तो इस तरह से गेट हुआ। फिर रिजल्ट आता है 1 महीने बाद, और मेरे दोस्तों को बोलता हूँ तू जा यार, क्योंकि मेरा पेपर बिगड़ गया था, मैं नहीं करता। तो उसको रोल नंबर दिया, वो जाके देख आया। कहते मेरा भी नहीं हुआ, तेरा भी नहीं हुआ। तो मैं इस गम में इतना डूबा कि दाढ़ी बढ़ा लिया, कॉलेज गया। फिर एक टीचर ने कहा ये क्या करता है, दाढ़ी वाली निकाल दे, होता है। अब 1 महीने बाद मैं 10 बजे सुबह के पोस्टमैन बेल बजाता है, मैं अपने सिस्टर के हूँ, दरवाजा मैं खोलता हूँ। वो कहता है सुभाष कुमार कानेरे, मतलब वो प्राणी मैं ही हूँ जिसका पहली बार कोई लेटर आया है। तो बोले आपका एक लेटर आया, देखिए। ओपन किया तो गेट का स्कोर कार्ड था, और 700 समथिंग रैंक थी ऑल इंडिया में। मैं तो खुशी के मारे में इतना, मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत ही खुश हुआ। और वो सर की जो साइकिल दी हुई थी उनकी, जो उन्होंने उस समय दिए थे कोचिंग के लिए, 5 साल से मेरे पास थी। वो साइकिल लेके मैं 10 किलोमीटर दूर कॉलेज था, बहुत स्पीड से गाड़ी साइकिल चलाते चलाते वहां पहुंचा। और मैं बोल नहीं पा रहा था, इतनी तेज गाड़ी साइकिल चलाया कि मेरे मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा था, इतना थक गया था। बस स्कोर कार्ड दिखाया, देखते देखते 10 मिनट में एचओडी प्रिंसिपल तक बात पहुंची, एचओडी तक बात पहुंची। एचओडी ने कहा तेरा नाम कौन है, क्या है, तुझे कभी देखा नहीं, तू कहाँ। मतलब पीछे बैठता हूँ ना सर। तो बोले तू कभी ये नहीं होनी। तो उसको बड़ी खुशी हुई कि ये तो पास हुआ। बोले चाय पिलाया उसने, जो मुझे जानता भी नहीं था क्लास में है ये बंदा। तो जैन साहब थे, एक AM जैन सर, अभी तक उनका नाम याद है, उन्होंने चाय पिलाया। सुभाष जी, 1 मिनट, लेट मी स्टॉप हियर। सो सुभाष जी कहना ये चाहते हैं कि ही वॉज अ बैक बेंचर, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे पढ़ाई में, पर उन्होंने 11वीं स्टैंडर्ड में एक सपना देखा और उन्होंने लिखा आई विल बिकम एन इंजीनियर। नाउ डिड यू गेट दिस? ये समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्होंने मांगा तो हालात ऐसे बनते गए कि वो इंजीनियरिंग क्लियर कर रहे हैं। हालात ऐसे भी हुए कि जो स्टॉप करते थे, रैगिंग होता था, पर कोई और ऐसे इंसान जुड़ जाते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं और वो इंजीनियर बनते हैं। इट वॉज ओनली बिकॉज ही हैड रिटन आई वॉन्ट टू बिकम अ सिविल इंजीनियर। जब उनको समझ में आया कि मेरे पूरे कॉलेज में, मेरे पूरे स्कूल में, गांव में कोई इंजीनियर नहीं है, बोला मैं भी इंजीनियर बनूंगा। इसको कहते हैं सपना देखना। जो सपना देखेगा उसके पूरे होते हैं। कैसे होते हैं उसमें मत जाओ, पहले सपने देखना सीख लो। सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया गेट का एग्जाम। गेट का एग्जाम जो टॉप 5 लोग हैं वो लोग ही क्लियर करते हैं। 500 रुपये का जो एडमिशन फॉर्म है, 500 रुपये का दाव लगाना था, मतलब वो भी इतना रिस्की था उनके लिए, पर बोला मैं क्लियर करूंगा। फेथ, फेथ
फिर से एक सपना देखा उन्होंने, और उनको लालच क्या थी? 2,500 रुपये की। मुझे 2,500 मिलने वाले हैं, 1,000 मैं रखूंगा, 1,500 भाई को दूंगा मैं। अब दैट वाज ड्राइविंग हिम। व्हाई? ही क्रिएटेड अ व्हाई। याद है ना सबको, मैं बताता हूं व्हाई क्रिएट करो, व्हाई। इनका व्हाई क्रिएट वहां हुआ। सपना देखा, फिर बोलता हूं मैं आपको क्यों चाहिए 1,00,000 रुपया, क्रिएट अ व्हाई। फीलिंग्स वहां से आती है कि मुझे वो 2,500 रुपये लेना है। एंड जो लास्ट 5 नंबर में उनका नंबर आता था, वो टॉप 5 में नंबर आता है, वो गेट क्लियर करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। यही शक्ति हमारे सब में है। एवरीबडी कैन डू इट। ओके, और कोई जादू कोई आपकी जिंदगी में हुए कुछ? हाँ सर, उसके बाद एमटेक में एडमिशन मिल गया, एमटेक हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं सब कुछ भूल गया, वो फेथ और बिलीव। जॉब लग गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में शादी कर लिया और अपने नॉर्मल लाइफ जीने लगा। कोई ड्रीम्स आप थे कहाँ लेकिन जॉब सप्रेस। करते हैं? हाँ सर, आप जॉब कहाँ करते हैं? पुणे में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या करती है कंपनी? ये डिफेंस के लिए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए इक्विपमेंट बनाती है। वाह, और वोटिंग मशीन्स हम बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। फिर पिछले साल ऐसा होता है कि मेरी धर्म पत्नी कीर्ति, जो अभी यहाँ बैठी हुई है, वो कहती है मुझे मुंबई ले चलो। मैंने कहा मुंबई क्या करना जाके? बोले मुंबई एक फंक्शन है, राजन शाह जी की एक है, वो उनके यहाँ शादी में जाना है। उनका कौन राजन शाह जी, किसकी शादी? मैं कभी जानता नहीं, कभी मिला नहीं, और तुम कब मिली हो उनसे? नहीं बोले वो जाना है उनके यहाँ, ऐसा ऐसा। पर कोई आगे पीछे का तो बताओ, ये कौन है, क्यों जाना है, इतनी जिद कर रही है, पहली बार जिद कर रही थी। तो फिर कहती नहीं शादी में नहीं, उनके कहीं और मिलने वाले हैं। मतलब पर कौन मिलने वाले हैं? फिर कहा ठीक है, बोले यूट्यूब पे देख लो। तो यूट्यूब पे फिर राजन शाह जी के बारे में देखा, तो बहुत इंप्रेस हुआ। मैंने कहा यार कुछ तो है, मतलब मैं भी अट्रैक्ट होने लगा अपने आप। हाँ हाँ। फिर इन्होंने कहा कि वो, फिर कहती डरती हुई कहती, क्योंकि जहाँ कहीं मनी की बात आती तो मैं इसको डांट देता था। तो ये कहती कि वो 1,400 रुपये चार्जेस है, और 2 लोगों के 28 रुपए लगेंगे हमारे। मैंने कहा जाने आने का टैक्सी का, क्योंकि मैं उस समय ड्राइव नहीं करता था, कोई हेल्थ इशू था। तो मैंने कहा जाने का, आने का, फिर 2800 रुपये वहां देना है। फिर मैंने सोचा कि अगर ये प्रेमिका होती तो जाता क्या नहीं मैं। तो मैंने कहा पत्नी बोल रही, इसका मतलब ये तो भी नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा चल यार, क्योंकि थोड़े हेल्थ इशू था, ये बहुत सेवा कर रही थी, तो मैंने कहा अगर ये प्रेमिका होती तो जाता, तो चलो चलते। तो हम यहाँ से ओला से निकल पड़े। वहां पहुंचा, वहां हॉल में पहुंचे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो शायद हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे दोनों। फिर थोड़ी देर बाद देखे तो राजन शाह जी आए, तो यूट्यूब में देखा वो चेहरा था। ये कहती वही 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 है। उनका यही है क्या? फिर राजन शाह जी से मैं मिला, हाथ मिला, सर मैं पुणे से आया हूँ। कीर्ति कहती है यार हाथ तो छोड़ो। मैंने कहा इन्हीं से हैंडशेक करने के लिए तुम आया हूँ, तुम्हारा पता नहीं क्या उद्देश्य है, मेरा तो यही उद्देश्य था। फिर राजन शाह जी बोलते क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या? तो उन्होंने, राजन शाह जी ने कहा कि क्या ड्रीम है? मैं तो ड्रीम तो लेके ही आया था, क्योंकि यूट्यूब पे इनका कोई लेक्चर देना था। मतलब 10 करोड़ चाहता हूँ लाइफ में बैंक बैलेंस। बस इतने के लिए आया हो तुम पुणे से यहाँ है? मैंने कहा इतने के लिए क्या बोल रही है? तो बोले मिनिमम 100 करोड़ होना चाहिए। मैंने कहा सब खोपड़ी ने एक्सेप्ट भी करना चाहिए ना। तो मेरे पास एक बुक थी, मैंने कहा सर ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अच्छा, उसके पहले इन्होंने धर्मपत्नी सब साइंस ऑफ गेटिंग रिच, पावर, मैजिक और मिरर वर्क, ये सब बुक्स मंगवा ली थी। मैंने कहा इसको क्या हो गया, इस समय बुक पढ़ने चालू कर दिया इसने, क्या स्कूल को एग्जाम दे रही क्या ये? तो वो बुक एक रख लिया था, मतलब रास्ते में पढ़ूंगा मैं, चलो। तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच पे राजन शाह जी का फिर ऑटोग्राफ लिया। फिर इसको बोला वो 2800 किसको देना है, पहले पैसे का हिसाब कर दो, पहले पैसे देना है। तो थोड़ी ये आके कहती कीर्ति नहीं वो तो किसी ने पे कर दिया। मैंने कहा यार तुम तो कह रहे थे पे करना है, कोई कैसे किसी को पे कर देना है? ये इंडिया, कोई किसी के लिए कोई पे करता है क्या? मतलब हिमांशु जोशी सर थे वो भोपाल वाले, जो दे देते थे। तो फिर उनका नहीं, वो एक लेडी ने दिया। तो मैंने कहा चलो मिलवाओ उस लेडी से, कौन ऐसी कौन महान है जो किसी का 28 रुपए दे देगी? तो लेडी से मिला, मैंने कहा मैडम आपने पैसे दिए? बोला हाँ दिए। तो बोला आप कौन हो? फिर उन्होंने बताया कि मैं खेतान ग्रुप के इंडस्ट्री का जो मालिक है उनकी पत्नी हूँ। अरे मैंने कहा यहाँ तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज है। मैंने कहा यार बहुत अच्छा किया लाइफ में। फिर वहाँ जो राजन शाह जी ने, फिर अश्विन मुंजाल जी भी वहाँ आई थी, तो उन्होंने जो बताया, उसके बाद मेरी जर्नी शुरू होती है पिछले साल फरवरी से, शायद फरवरी का महीना था वो। यहाँ के फिर धीरे धीरे स्लोली मैं आया ट्रैक पे, और आने के बाद जो मैजिक्स हुए वो कुछ मैजिक्स मैं शेयर करता हूँ। तो पहला तो ये था कि कीर्ति को बोला अगर ऐसा होता है
तो मैंने कहा इन्होंने क्या किए थे, किसी को 5,000 रुपए 2 साल पहले दिए थे कीर्ति, हम कि रेंट पे एक 3 BHK लेना चाह रहे थे। तो उस बंदे से इतना झगड़ा हो गया कि मैंने कहा तुझे मैं मार डालूंगा, वो कहता मैं तुझे नोटिस भेज दूंगा लीगल, और क्या क्या बातें हुई 5,000 के लिए। तो इतना होने के बाद फिर मैंने कहा कीर्ति वो बहुत गिरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि मैं जितना नीचे गिरा वो भी नीचे गिरते गया, मेरे एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं गिर सकता, भूल जा। तो ये रो, तो इसने क्या किया, आने के बाद मुझे पता ही नहीं, और एक दिन 11 बजे थे रात के, शायद मार्च का महीना, 11 बजे फोन आया, बोले 5,000 रुपए 2 साल पहले दिए थे, वो लौटाने आया हूँ, नीचे खड़ा हूँ, आप आइए, 5,000 रुपए लीजिए आपके। फिर ये गई, लेके आई। मैंने कहा ये कैसे संभव ही नहीं है। मैंने कहा वो आदमी, इतनी हमारी बातें हो गई, मैं भोपाली में लड़ा, वो पुनेरी भाषा में लड़ा, और मैंने कहा वो आदमी इम्पॉसिबल था। तो इसने कहा कि राजन शाह जी ने जो बताया, मैं ग्रेटिट्यूड दी उसको। मैंने ग्रेटिट्यूड देने से, इतना बुरा आदमी अगर पैसे दे सकता तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा एक काम करो, मैंने कहा 6 महीने से, मैंने कहा मेरा 5 साल से प्रमोशन रुका हुआ है, तो चलो अपन वो भी करते। राजन शाह जी ने एक बात बताई थी कि या उसमें देखा था कि इसमें लिख के रखना है, कहीं इनके YouTube चैनल में देखा था, तो लिख लिया मैंने, और प्रिंट का फोटो ले लिया। वो 8 मार्च को था जब फोटो लिया मैंने। और मेरा ट्रांसफर क्या होता है, ऐसे डिपार्टमेंट में हो जाता है जहां पर की कोई होप नहीं। तो मेरे को असंभव चीज ही कुछ करके देखो तो ही समझेंगे कोई मिराकल होता है। तो वहां जब रिजल्ट आता है तो मेरा नाम है, और लिस्ट में पहला नाम सुभाष कुमार कान्हेरे, DGM। सब लोग आके बोल रहे यार तेरा एक तो डिले में था, तेरा होना ही नहीं था, हो गया, तो नीचे नाम होना चाहिए था, ऊपर कैसे है सबसे पहले। तो मैंने किसी को नहीं बताया रहस्य की बात, मैंने है ऊपर वाला दोस्त है मेरा ना, तो उसने पहले कर दिया। तो ये दूसरा मैजिक हुआ, पहला 5,000 वाला, दूसरा ये प्रमोशन वाला। फिर मेरा जहाँ परचेस में ही ऐसे सेक्शन में हो गया जहां पर कंटिन्यूअस मुझे 10 आवर्स पीसी पे सामने बैठना था, जो मेरे हेल्थ के लिए, जो मैं रिसेंटली दिल्ली से आया था सर्जरी करवा के, तो वो एडवाइजेबल नहीं था। लेकिन इंडस्ट्री में, ऑफिस में ऐसे चलते नहीं ना कि हमारे हिसाब से। तो फिर से ग्रेटिट्यूड दिया, मेरा ट्रांसफर विद इन 2 मंथ ऐसी जगह हो गया जो मेरे लिए बहुत ही सुरक्षित है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीसरा चमत्कार था, मैजिक था। कितना प्रमोशन था, एक तुम्हारा बीपी था। हाँ, फिर इनका नहीं, वो शेयर नहीं करते, नेगेटिव चीज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं लाना नहीं चाहता जुबान पर। फिर ये कीर्ति की बीपी की तरह चल रहा था इनको कुछ सालों से। तो इसने क्या कि वो ग्रेटिट्यूड देके इसके बीपी के टेबलेट बंद हो गई, मतलब पिछले करीब 6 महीने से एक भी टेबलेट नहीं ली, और बीपी नॉर्मल है। फिर ये इस क्वेश्चन में बोले बाबा अमरनाथ चली गई, मतलब बाबा अमरनाथ गई। फिर दिल्ली में जैसे पहुंची तो वहां से पता चला बाबा अमरनाथ में कुछ ट्रेजेडी हो गई, 15-16 लोग मर गए। तो ये कहती क्या करूं, मैंने ग्रेटिट्यूड कर, और जाके या वापस मत दर्शन करके ही आ। तो ये दर्शन करके वापस आ गई। तो ये 5-6 मिराकल उसके बाद 5-6 महीने में हमारे हुए। स्पॉन्डिलोसिस भी था कीर्ति को, वो भी ठीक हो गया, वो भी मेडिसिन और सब कुछ बंद हो गया। तो मैं अब इतना, मतलब कहते दीवाना, पागलपन, जुनून छा गया है मुझे इस चीज का अभी, कि हर पल विजुअलाइजेशन। अभी कोई ड्रीम है जो राजन शाह जी को दिखाया मैंने, कि ये एक रो हाउस मैं कुछ ही चंद महीनों में चाहता हूँ, जो मेरा हो जाए, मैं उसका बन जाऊं। तो थैंक यू सर, ये मेरा था शेयरिंग। वंडरफुल, वंडरफुल, पावरफुल, एकदम सिंपल है। उनको ऐसा लग रहा है कि जादू का चिराग उन्हें मिल गया है, और वो ग्रेटिट्यूड करते हैं, और उनके काम होते रहते हैं विथ फेथ। You manifest something with faith, and now he has got the technique। उनको समझ में आ गया है कि ग्रेटिट्यूड करने से जिस आदमी के साथ झगड़ा भी किया, गाली गलौज किया, वो भी पैसे वापस लाके देता है। प्रमोशंस होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। आर यू गेटिंग दिस नाउ? तो जैसे बूस्टर लग गया, मतलब ये उनको पता है कि भाई ग्रेटिट्यूड किया, अपना काम करना, करते जाओ। अब ये पावर इनको जब समझ में आया है, and he has been practicing for the last, I think, around maybe 6-7 months, February से उनका शुरुआत हुई है। Now the point is, gratitude is a life transforming, जिसको बोला ना, मंत्र है। And remember, एक बात और याद रखना, क्योंकि हम सब प्रैक्टिस करते हैं, gratitude is a feeling। वो वर्ड नहीं है, वो एक फीलिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करने से कुछ नहीं होने वाला है, बट वो फील करना है आपको। किसी के लिए भी आप किसी को थैंक यू बोलते हो, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच,
आपकी वजह से मेरे बहुत काम हो गए। थैंक यू, आपने मुझे मेरे पैसे वापस दे दिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। यू हैव टू फील दैट वर्ड्स, रिमेंबर दिस, फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड मैं दो लाइनें आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। हाँ जी, फिर मैं आपके लिए भी 2 लाइन बताता हूँ मैं आज। ऐसा हम तो ये समझे थे कहानी खत्म हुई, नाज हमें था जिस पर वह जवानी खत्म हुई, तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। लव यू सर राजन सर, लव यू। Thank you very much. Thank you so much. Wow, wow. Superb sharing, superb. Wow, amazing, amazing. सर, कीर्ति जी छाया को भी छाया लाइए, मैम को, उसको भी छाया लेके मैम को आइए। सिखा दीजिए ये लाइंस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Superb couple manifestation. Thank you for coming. Okay, बहुत बढ़िया। Okay. और ये कीर्ति जी उनकी वाइफ भी साथ में बैठी हैं। वेलकम कीर्ति जी इन दिस सेशन। और सुभाष सर ने जैसे एक्सप्लेन करा जो चमत्कार, वो आपकी वजह से ये सब हो पाया, वो इस जर्नी में आ पाए। तो थैंक यू टू यू, थैंक यू टू यू, थैंक यू सो मच। मेरा भी सपना था कि मेरे हस्बैंड मैजिक की जर्नी में आए और अश्विन मैम से ही उनका शुरुआत हो, और वो हो चुका। कीर्ति और सुभाष जी के लिए मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। दे आर अ रियली वेरी सिंपल एंड बहुत ही सिंसियर कपल है, और मैं तो चाहूंगी भगवान दिन रात चौगनी उनती मिले उन्हें हर एरिया में। बहुत ही सिंपल फैमिली है और बहुत ही डिसेंट लोग है दोनों। सो ग्रेट, थैंक यू। बस आपकी कृपा से चल रहा है मृदुल मैम। अरे बस ये भगवान की हमेशा गाइड करते हो। एक्चुअली सुभाष के प्रमोशन के टाइम पे मृदुल मैम ने हमें गाइड किया कि हमें किस किस चीज को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, और हमने उसी तरह से ग्रेटिट्यूड दिया। और एक बहुत बड़ी शेयरिंग आएंगी इनके दोस्त के बेटे के बारे में, पर अभी फिलहाल हमें कंफर्म नहीं है तो हम नहीं अभी बताते। उसमें भी हमें मृदुल मैम ने बहुत हेल्प किया है कि उस बच्चे की हेल्थ जो भी चैलेंजेस है उसके लिए क्या करे, तो वो भी इम्प्रूव हो रहा है और वो फैमिली बहुत खुश है। तो हमें और ज्यादा खुशी हो रही है, और एक दिन वो फैमिली भी जरूर यहाँ पे आएगी और शेयरिंग करेगी। क्या बात है बड़ी। और सुभाष जी जब नया घर खरीदेंगे तब हम सबको बुलाने वाले हैं। यस, पार्टी। ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन सुभाष जी, कांग्रेचुलेशन। ओके, तो सुभाष जी को से मैं 10 तारीख को पूना में मिला था। जब मैंने आपको बात बताई थी मेरी 8 तारीख वाली, 8 तारीख को मैंने बोल दिया कि मैं कोर्ट में नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे बुखार है। और फिर 10 तारीख की मेरी तारीख हुई, उस दिन सुभाष जी मुझे मिलने आए वहां पर। तो थैंक यू सुभाष जी, आप आए वहां पर। मैंने मंगलवार के मतलब 2-3 दिन पहले मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक के शेयर लिए थे, जो मैंने आपसे बातें सुनी थी। तो आज मैंने मेरा प्रॉफिट बुक किया अबाउट 1,40,000 रुपीज। क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सर, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सुभाष जी ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है। वाह। So I met Subhaji. He was talking something about his company and क्या मतलब मुझे कुछ समझ में आता है। I understand few things. So on Tuesday, I think Tuesday या Wednesday नहीं, sorry Wednesday को ही लिया, sorry Thursday को लिया मैंने, मतलब परसों के दिन, कल के दिन। और आज मैंने बेचा। So I had bought about 20 lots of भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उनके मुझे because I remember what he had said, और टुडे आज बेच दिया मैंने। 1,40,000 रुपया है। एंड थैंक यू सुभाष जी, आज आप आए इधर। Thank you, sir. Thank you. Okay. So anybody else would like to ask anything to Subhash ji, or anybody wants to share 1 or 2 sharings before we end this session today? Okay. Anybody wants to share something? Okay. So thank you very much and see you all tomorrow on Monday. अभी Saturday Sunday कोई क्लास नहीं रहेगा हमारा, और अब हम मंडे को मिलेंगे। एंड वी ऑल सेड टू आवरसेल्फ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज तो Today is the best day of my life. Thank you, Rajan sir. Good night. Today is the best day of my life. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, see you all, everyone, on Monday. Thank you. See you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.